ऐप बैन एंड द लॉ। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐप बैन किया है, 59 चाइनीज एप्स बैन की है। तो उनको लेके अब वो ऐप तो ऐसे बैन हुई नहीं होंगी, उनके पीछे भी कुछ लॉ रहा होगा। अब वो लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसको लेके राइट्स क्या है किसी सिटीजन के, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 59 चाइनीज ऐप बैन किए। किस मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब इस चीज़ को इनेक्ट करने के लिए कौन सा लॉ यूज हुआ है, दो पर्टिकुलर लॉ यूज हुए हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005, दैट इज आईटी एक्ट, और इसके अंदर के रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। ये दो लॉ जो हैं इनको यूज किया, इनको इन्वोक किया गवर्नमेंट ने। जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर कहा गया कि बाय यूजिंग द पावर्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन ऑफ these two law, this act and this rule, we are banning 59 apps and the apps are as following। तो ये फॉर्मेट था। तो लॉ जो हुआ यूज ये हुआ। तो कौन सा लॉ यूज हुआ, आईटी एक्ट के अंदर में सेक्शन 69 ए यूज हुआ था। गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 69 ए को हम इन्वोक कर रहे हैं एंड वी हैव द पावर टू डू सो एंड देयरफॉर वी आर ब्लॉकिंग these apps। सेक्शन 69 करता क्या है, इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है किस चीज़ की, टू ब्लॉक वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेक्शन 69 ए के टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है। दो पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है क्या करने का, टू ब्लॉक एनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप। किन ग्राउंड्स पे आप आर्बिट्रली नहीं कर सकते, आपको देयर आर सर्टेन रीजन गिवन इन दैट सेक्शन कि रीजंस क्या क्या है कि आपको किन किन ग्राउंड्स पे आप वो बैन इन्वोक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। सेकंड इज डिफेंस ऑफ इंडिया। थर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। अगेन पब्लिक ऑर्डर एंड for preventing incitement of commission of any cognizable offense। तो ये सारी रीजन, पहला चार पांच आप देख ले तो इंडियन सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, सॉवरेनिटी डिफेंस सिक्योरिटी सारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है। उसके बाद है कि फ्रेंडली रिलेशन, किसी देश से फ्रेंडली रिलेशन प्रिजर्व करने हैं तो उसको लेकर आप कुछ ऐप्स बैन कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट बैन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है। देन पब्लिक ऑर्डर इज बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आप बहुत सारे टाइम का भी देखा होगा कि कहीं पे भी कोई राइट होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंटरनेट बैन करता है उस एरिया का। कश्मीर का एग्जांपल ले लो, कश्मीर में जब से 370 अब्रोगेट हुआ है उसके बाद से वहाँ पे इंटरनेट बंद हो रखा है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे 2G रीस्टोर हुआ है कश्मीर के अंदर में, 4G अभी भी नहीं चल रहा है। तो दैट कम्स अंडर कि गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को खतरा है इंटरनेट के रहने से। सो पब्लिक ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हम ये बैन लगा रहे हैं कि इंटरनेट बैन रहेगा या फिर कोई ऐप बैन रखेंगे, तो ये कर सकते हैं। एंड लास्ट इज फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए, उसका इंसाइटमेंट रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 69 अब ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ने ये लॉ यूज किया है सेक्शन 69 ए ऑफ आईटी एक्ट टू बैन दोस 59 चाइनीज एप्स। अब वहां पे गवर्नमेंट ने रीजन क्या दिया था कि दे वर प्रेजुडिशियल टू द सोवरेनिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली कहा गया कि उसके उन सारे ऐप्स के अंदर जो भी डेटा यूजर्स फीड कर रहे हैं, यूजर्स का जो डेटा जा रहा है वो डेटा, सिंस वो सारे ऐप चाइनीज हैं, चाइना में उनका हेडक्वार्टर है, तो वो सारा डेटा सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर। बहुत सारे डेटा उनमें से सेंसिटिव हो सकते हैं एंड दैट डेटा इज गोइंग टू चाइना एंड देयरफॉर इट इज प्रेजुडिशियल। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सोवरेनिटी के लिए खतरा है एंड देयरफॉर वी आर इन्वोकिंग दिस बैन। राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो अब एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन खोले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर एक राइट दिया गया है, राइट इज दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम देखें आर्टिकल 19(1)(a), दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें कहा गया कि एवरी सिटीजन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या इस तरीके से वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप्स को बैन करना
Isn't it violation of freedom of speech and expression? क्या ये इस मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आंसर किया गया था। तो सेक्शन 6 दो सेक्शन थे आईटी एक्ट के जिनको कि चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोनों सेक्शन क्या क्या है? सेक्शन 66A एंड सेक्शन 69A, राइट। और कौन से केस में किया गया था? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जजमेंट है। इट इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 के अंदर केस आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सेक्शन 69A जो है, this is not unconstitutional, this is not a breach of freedom of speech and expression, however section 66A is unconstitutional and उसको स्ट्राइक डाउन किया था। सेक्शन 66A में बेसिकली था कि आपको उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड करा गया था कि आपने अगर कोई भी इंटरनेट रिसोर्स यूज करते हुए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स यूज करते हुए किसी भी इंसान को अनॉय किया, किसी को इंसल्ट किया, तो बहुत ब्रॉड टर्म्स यूज थे उसमें कि जैसे अनॉयड, इंसल्ट, डेफेमेटरी, तो ये सारे टर्म्स यूज थे कि आपने अगर किसी भी दूसरे इंसान को के अगेंस्ट ये सारी चीजें की, कोई भी इंटरनेट रिसोर्स यूज करते हुए, लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल, एसएमएस, तो इसके अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड दैट इज क्रिमिनल केस, उसके अंदर आपको क्रिमिनल केस बन सकता था। तो इसको लेके जो अभी हम मीम शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग अब जाके ट्रोल करते हैं कुछ कुछ बहुत सारे लोगों को, तो दैट वुड हैव कम अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, बट दैट हैज बीन स्ट्रक डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो 66A इज स्ट्रक डाउन। हाउएवर बहुत सारी न्यूज अभी ऐसा सुनने में आता है कि कहीं कहीं पर पुलिस ने सेक्शन 66A लगा दिया है। भाई 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट पुलिस अभी भी ये सेक्शन 66A यूज करते हैं बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट, एंड अल्टीमेटली होता क्या है, ट्रायल में वो केस जाता है एंड द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, केस में कुछ होता नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक और बात कर सकते हैं कि इंटरनेट क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं किसी की, कि व्हाट इज इंटरनेट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन का नजरिया क्या है, कोर्ट्स का नजरिया क्या है। तो कोर्ट्स में दो इंटरप्रिटेशन भी है, दो केस में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इट इज दैट विल मेक इट क्लियर टू यू कि इज इंटरनेट एक्सेस टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट और नॉट। तो पहला केस है केरला हाई कोर्ट का, दैट इज फहीमा सेन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर में केरला हाई कोर्ट ने बोला कि यस, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, आप किसी के इंटरनेट एक्सेस को रोक नहीं सकते हैं। जिसमें ऑल्सो ये कहा गया रिकॉग्नाइज दैट इट रिकॉग्नाइज दैट इंटरफेयरिंग विद समवंस एक्सेस टू इंटरनेट वायलेट्स इंटर alia फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अगर आप किसी के इंटरनेट एक्सेस से इंटरफेयर कर रहे हैं, तो among other things you are violating the right to privacy, and right to privacy has been recognized as a fundamental right in India under KS Puttaswamy, right? Clear? KS Puttaswamy versus Union of India case 2017, right to privacy is a fundamental right emanating from article 21. Clear? अब यहाँ पर हमारा है सेकेंड केस, जो इम्पोर्टेंट केस है। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था, यहाँ पर है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि हम ओके, हम फहीम सीरीन जो केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं मानते हैं, बट हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक्सेस टू इंटरनेट इज नॉट पर से फंडामेंटल राइट। मतलब कि इंटरनेट का एक्सेस अपने आप में एक फंडामेंटल राइट आप नहीं कह सकते हैं, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3। हाँ, इसके साथ अगर कोई और राइट वायलेट हो रहा है that might constitute, but right to access to internet is not a fundamental right, यहाँ पे ये क्लियर किया गया है। However, इसने बोला है कि an indefinite suspension of internet could amount to an abuse of power. The term that has been used is abuse of power, not breach of fundamental right। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ फंडामेंटल राइट है, और केरला हाई कोर्ट के ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। तो उसने बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर हम ये खत्म करते हैं, ये सेशन खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें क्लियर की, 3 लीगल डेवलपमेंट इस साल के इम्पोर्टेंट जो रहे हैं वो सारी चीज़ें समझी। सबसे पहला रहा सीए के अंदर हमने क्या क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप को लेके क्या क्या बातें हुई हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस जब हुआ है उस समय सिटीजन कौन रहेगा। जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं
उनकी सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगी, फिर जो ओवरसीज में रह रहे हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगी, और फिर आगे को लेकर आगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 11 के अंदर कि पार्लियामेंट आगे रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है कि सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगी, तो पार्लियामेंट को पावर आर्टिकल 11 के अंदर प्रोवाइड किया गया। तो उस पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाई। उसके अंदर कहा गया कि इलीगल जो लोग बिना पासपोर्ट बिना वीजा के कंट्री के अंदर आते हैं, बेसिकली रेफ्यूजीज, जो या तो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, मोस्टली जो माइनॉरिटी होते हैं पाकिस्तान में, तो ये लोग इलीगल माइग्रेंट होंगे। इलीगल माइग्रेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो और उसके बाद सेक्शन 5 और 6 के अंदर प्रोवाइड किया गया है कि सिटीजन आप कैसे बन सकते हैं। 5 के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन 6 के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो इन दोनों एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया था, कहा गया था कि अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो आप इन दोनों प्रोसेस के थ्रू आप सिटीजन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल 3 के अंदर कहा गया था कि अगर आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको सिटीजन बनना है इंडिया का, तो आपको उस डेट जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस डेट से पहले 11 साल उस देश के इंडिया के अंदर रहना होगा। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चेंज किया, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने सबसे पहले कहा कि इन सारे कम्युनिटी के लोग, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी जो भी हैं, इन कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आ रहे हैं और 2014 के पहले आ गए हैं, तो दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। 5 साल पहले ये एक्ट इनेक्ट होने से पहले आ गए हैं, तो दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट। तो इसके जरिए हुआ है कि ये लोग नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया चेंज की गई 3rd शेड्यूल के अंदर। अमेंडमेंट के अंदर कहा गया कि इन सारे कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए हैं, उनके लिए जो 11 साल का टाइम था कि आपने 11 साल रहना है, उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं, वो टाइम घटा के 5 साल कर दिया गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक्ट कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्लियर, यहाँ पे CAA हमने समझ लिया ये 3 फैसेट्स में करके। इसके बाद हमने अभी समझा सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी लॉ के फील्ड में है कि RTI एप्लीकेबल है या नहीं पीएम केयर्स फंड के अंदर। हमने देखा पीएम केयर्स फंड क्या है, पीएम केयर्स फंड किस लॉ के तहत रेगुलेट होता है, और कौन कौन से सिमिलर फंड्स हैं कि, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या फंड को लेके गवर्नमेंट फंड किस किस तरीके से एनविसाज किया गया है। आर्टिकल 266(1) that is consolidated fund, article 266(2) that is public account, article 267 that is contingency fund। ये सारे फंड कब कब यूज होते हैं, RTI लॉ क्या है, RTI लॉ के अंदर आप किस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन करी गई है। पब्लिक अथॉरिटी के बाद वो पब्लिक अथॉरिटी किस किस सिचुएशन में आपको वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर सकती है, वो दिया हुआ है सेक्शन 8 के अंदर। और जब ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई पीएमओ से कि आपने पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च किए हैं, कितने खर्च किए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम सेक्शन 79 के अंदर जो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि हमारा बहुत सारा रिसोर्स डाइवर्ट हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन नॉट गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने समझा कि सेक्शन 7 क्लॉज 9 क्या कहता है। सेक्शन 7 क्लॉज 9 कहता है कि आपने बस जो जिस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, द फॉर्म इन विच इन्फॉर्मेशन हैज बीन sought, you can alter that form but you cannot deny that information unless you can draw an exception under section 8 of RTI Act, you cannot deny that information। और अभी हमने क्लियर किया। उसके बाद सबसे लास्ट में चाइनीज ऐप बैन जो हुए हैं, 59 ऐप्स बैन हुए हैं, वो किस लॉ के अंदर बैन हुए हैं, उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस लॉ को, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। उसके बाद हमने देखा 66A भी, श्रेया सिंघल के अंदर दोनों सेक्शन चैलेंज हुए थे और उसमें एक 69A को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। फिर उसके बाद देखा कि राइट टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है या नहीं। तो ये लीगल के, तो हमने जो सेक्शन अभी करा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ लीगल एज वेल एज जीके। तो दोनों में से कहीं पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप दिस हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।